हाँ, तो आज का क्लास हम लोग हाइपोथेसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सीएफए इंस्टीट्यूट में किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा हाइपोथेसिस से रिलेटेड। द क्वेश्चंस विल बी प्रिटी इजियर देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर क्लास। तो एक बार क्वेश्चन से हम लोग को पता चल जाएगा कि व्हाट आर वी गोइंग टू फेस इन द एग्जाम। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। First question, an analyst suspects that in the most recent year, excess returns on stock have fallen below 5%. मतलब उसको suspicion क्या है? Returns have fallen below 5%. She wants to study whether excess returns are less than 5%. तो उसको prove क्या करना है? Hence उसको prove ये करना है कि excess return 5% से कम हो चुका है। तो जैसा कि हम लोग क्लास में ऑलरेडी बोल चुके थे, हम लोग को नल और हाइपोथेसिस और वो बनाना है, तो हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो प्रूफ करना है वो जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो क्या प्रूफ करना है? दैट द रिटर्न्स इज लेस देन 5%, और बाकी सब कुछ कहा जाएगा नल हाइपोथेसिस। सो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5%। ये होगा आंसर, विच इज दिस वन। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब नीचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज करेक्ट? द नल हाइपोथेसिस अ कंडीशन अ रिसर्चर होप्स टू सपोर्ट। नहीं, ये तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वाला चीज है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग बोलते हैं द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द proposition considered true without conclusive evidence to the contrary। बिना कंक्लूसिव एविडेंस के हम लोग इसको ट्रू बोल देते हैं। द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एग्जॉस्ट ऑल पोटेंशियल पैरामीटर। ये भी गलत है, हम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी से ये बात बोलते हैं। द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एग्जॉस्ट ऑल पोटेंशियल पैरामीटर वैल्यूज नॉट अकाउंटेड फॉर द नल हाइपोथेसिस। यस, ऑल्टरनेट और जैसे हम लोग अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में पढ़े थे, ऑल्टरनेटिव और ये मिला के सब कुछ कंप्लीट कर देता है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। दोनों को मिला के सारा वैल्यूज इन दोनों में आ जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट? इट कैन बी स्टेटेड एज नॉट इक्वल टू प्रोवाइडेड द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज स्टेटेड एज इक्वल टू। गलत। हर समय ये बात याद रखना कि जो ऑल्टरनेट जो नल हाइपोथेसिस है उसमें ही इक्वल्स टू साइन जाएगा। ऐसे भी जा सकता है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू साइन हमेशा नल हाइपोथेसिस में जाएगा। ठीक है, so this is wrong. Along with alternative hypothesis, it considers all possible values of the population parameters. Correct. तभी इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव, दोनों को मिला के। ठीक है, तो 3 का सी। फिर नंबर 4 में जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ वन टेल्ड हाइपोथेसिस, वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट इज करेक्ट? वन टेल्ड के लिए क्या बोला? द रिजेक्शन रीजन इंक्रीजेस इन साइज एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बिकम्स स्मॉलर। तो ये तो गलत है। अगर ये हम लोग का है और वन टेल्ड है तो रिजेक्शन रीजन कैसे बड़ा होते जाएगा अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस छोटा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, अल्फा अगर 2% है, अगर अल्फा सपोज ये अल्फा कम होते जाएगा तो रिजेक्शन रीजन भी कम होते जाएगा। तो ये तो गलत है। अ वन टेल टेस्ट मोर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द बिलीव्स ऑफ अ रिसर्चर देन अ टू टेल टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। अगर कोई इंसान बोला कि मेरे को लग रहा है कि स्टॉक का रिटर्न 5% तो नहीं होगा, 5% नहीं होगा, रैंडम बोल दिया कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि 5% नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 5%। लेकिन दूसरा एक रिसर्चर बोला मेरे को लग रहा है कि ये जो स्टॉक का है इसका एवरेज रिटर्न 5% से ज़्यादा होगा। सो दिस इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्ग बिलीफ। ये बताता है 5% नहीं होगा इज अ वेरी वेग टर्म जो कि बहुत इजीली कोई भी बोल सकता है। बट अगर कोई बोले 5% से ज़्यादा होगा या 5% से कम होगा कोई एक वैल्यू, तो दैट शोज अ मोर स्ट्रॉन्गर बिलीफ। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ अ रिसर्चर सिलेक्ट्स अ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा इक्वल्स टू 5%, द कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना होगा? 95% होगा। सिंपल, इजी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? अ हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन एट अ 0.05 सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 5%। फिर क्या बोला है? implies, what does that imply? तो अगर अल्फा
अगर अल्फा है 5% तो इसका मतलब क्या है, देर इज ओनली 5% चांस ऑफ मी मेकिंग टाइप 1 एरर. ठीक है, टाइप 1 एरर का चांस है 5%. 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. टाइप 1 एरर मतलब एच नॉट इज ट्रू बट रिजेक्टेड. नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्टेड. ठीक है, तो इसका चांस कितना है, सिर्फ 5% है, तो ये तो नहीं होगा. 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, नहीं. सो अ 5% क्रिटिकल वैल्यू रीजन फॉर अ वन टेल टेस्ट. यस, अगर वन टेल टेस्ट है तो सिर्फ 5% है क्रिटिकल वैल्यू, ये हो गया रिजेक्शन रीजन, विच इज करेक्ट. वन टेल टेस्ट. अगर टू टेल टेस्ट होता तो 2.5 में डिवाइड हो जाता. ठीक है. Okay, so coming to the next question, the value of a test statistic is best described as the basis for deciding whether to टेस्ट स्टेटिस्टिक का जो वैल्यू, जो टी स्टेटिक, सपोज क्रिटिकल वैल्यू एक आता है हम लोग का, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि यहाँ पे वैल्यू कितना है, और टी स्टेटिस्टिक जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिससे पता चलता है वैल्यू यहाँ लाई कर रहा है कि यहाँ लाई कर रहा है. ठीक है, तो दिस टी स्टेटिस्टिक इज फॉर डिसाइडिंग वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. डिसाइड क्या करता है कि रिजेक्ट करना है या नहीं. सो दिस इज करेक्ट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टाइप 1 एरर. टाइप 1 एरर मतलब क्या, तब से ही हम लोग बोल रहे हैं. एच नॉट इज ट्रू बट रिजेक्टेड, मतलब नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्टेड. तो रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, करेक्ट. A type 2 error is best described as, टाइप 2 एरर में हम लोग क्या बोलते हैं, एच नॉट के रिस्पेक्टिव में एच नॉट इज फॉल्स बट एक्सेप्टेड. ठीक है, ये याद रखने वाला चीज है. तो रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, इसको तो टाइप 1 एरर बोलते हैं. फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस. फेलिंग टू रिजेक्ट मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेप्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, करेक्ट. इसी को बोलते हैं टाइप 2 एरर. ठीक है. द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट इज बेस्ट यूज्ड टू. तो सिग्निफिकेंस लेवल मतलब अल्फा से हम लोग को क्या पता चलता है. अल्फा अगर 5% है, इससे हम लोग को क्या यूज आता है, ये हम लोग को हमेशा रिजेक्शन पॉइंट्स बताता है. ठीक है, कि किस पॉइंट पे किस पॉइंट के बियॉन्ड वी कैन रिजेक्ट. ये इस पॉइंट के बियॉन्ड वी कैन रिजेक्ट, तो ये हम लोग को बताता है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Then the probability of correctly rejecting a null hypothesis, इसी को तो हम लोग पावर ऑफ अ टेस्ट बोलते हैं, कि सब कुछ सही है, मेरे टेस्ट का पावर है ये. ठीक है. द पावर ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू, पावर ऑफ अ टेस्ट मतलब इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं, इसको तो टाइप 1 एरर बोलते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग टाइप 2 एरर, करेक्ट, क्योंकि टाइप 2 एरर को बोलते हैं बीटा और पावर ऑफ द टेस्ट को बोलते हैं 1 माइनस बीटा. सो नॉट मेकिंग टाइप 2 एरर. सो पार्ट बी इज करेक्ट. इन द स्टेप स्टेटिंग अ डिसीजन रूल इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हम लोग को एक डिसीजन रूल बोलना पड़ता है कि कब हम लोग रिजेक्ट करेंगे. विच ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड, कौन सा स्पेसिफाई होना चाहिए उसमें, क्रिटिकल वैल्यू, पावर ऑफ अ टेस्ट. पावर ऑफ अ टेस्ट तो डेफिनेटली नहीं होगा, वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक या फिर क्रिटिकल वैल्यू. सो इन नंबर 13 हम लोग को इसमें स्टेटिंग अ डिसीजन रूल में हम लोग को क्रिटिकल वैल्यू स्पेसिफाइड होना चाहिए, ताकि हम लोग को पता रहे कि किसके बियॉन्ड हम लोग को रिजेक्ट करना है. ठीक है, करेक्ट. नंबर 14, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाले चीज को थोड़ा सा याद करेंगे कि see this is a little difficult one but we'll do that. A pooled estimator is used when testing a hypothesis concerning the pooled estimator कब यूज करते हैं, pooled estimator को हम लोग कब यूज करते हैं. pooled estimator हम लोग हमेशा difference between means of two approximately normally distributed population with unknown but assumed equal variance, ये होगा आंसर. pooled estimator हम लोग इसी में यूज करते हैं. ठीक है. When evaluating the mean differences between two dependent samples, suppose जब भी दो dependent samples दिया हो ना, ठीक है, तो हमेशा हम लोग पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट यूज करते हैं. जब याद रखना, जब भी डिपेंडेंट सैंपल दिया हो तो पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट. काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को वेरिएंस टेस्ट करना हो, सिंगल वेरिएंस. ठीक है. जेड स्टेटिस्टिक हम लोग
टी स्टेटिस्टिक मीन के लिए यूज होता है. अ काई स्क्वायर टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टेस्टिंग अ सिंगल वेरिएंस. Which of the following tests should be used to test the difference between the variance of two normally distributed populations with random independent samples? Independent sample है between the difference of variance use करना है, ठीक है. मतलब H naught और H naught is difference of variance. तो variance इसको बोलते हैं difference. तो this minus this equals to 0. This is not equals to 0. Difference of variance चेक करना है फ्रॉम रैंडम इंडिपेंडेंट सैंपल्स. उसके लिए हमेशा एफ टेस्ट यूज होगा. पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट हमेशा डिपेंडेंट के लिए यूज होता है, ठीक है. तो ये होगा. अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें पैरामीटर्स दिया होता है पॉपुलेशन का, दैट इज म्यू और सिग्मा. दैट इज सिग्मा मतलब वेरिएंस. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन. तुम नॉन पैरामेट्रिक कब यूज करते हैं? जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है मेरा वैल्यूज में, या फिर कोई पैरामीटर्स नहीं है, म्यू और सिग्मा ये सब नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल नहीं है, तब हम लोग यूज करते हैं. अगर रैंक्ड है मेरा डेटा सेट तब हम लोग यूज करते हैं, या फिर बहुत सारा आउटलायर्स है तब हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है. ये सारा पॉइंट्स थोड़ा सा याद रखना है. तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज यूज व्हेन द डेटा इज कंसिस्ट ऑफ रैंक्ड वैल्यूज. देखते ही याद आ जाएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस मोस्ट लाइकली बी यूज्ड. तो नॉन पैरामेट्रिक कब यूज करेंगे? द सैंपल हैज रैंक्ड है तो यूज करेंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एनालिस्ट इज एग्जामिनिंग द मंथली रिटर्न्स ऑफ टू फंड्स ओवर 1 year. 2 फंड्स का मंथली रिटर्न देख रहा है फॉर 1 year. बोथ द रिटर्न्स आर नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दे आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. टू टेस्ट वेदर द मीन रिटर्न ऑफ द फंड इज ग्रेटर देन द मीन रिटर्न ऑफ द अदर, द एनालिस्ट कैन यूज ओनली अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. क्योंकि अगर वो लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वील गो फॉर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ओनली. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस. समझ में आ गया कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आएगा, ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. I will come up with more such videos. Please subscribe to my channel. You will find my LinkedIn profiles link in the description below. Thank you.